हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा सीरीज़ का लेक्चर 2 है। तो हम इस सीरीज़ में हम पूरे जीएस के टॉपिक्स को हम डिकोड करने वाले हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, है ना। तो लेक्चर 1 में हमने इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बात कर लिए थे, आंतरिक सुरक्षा के ऊपर। तो हमने उसे डिटेल में बात किए गए थे कि उसका सिलेबस में क्या दिया हुआ था, पीवाईक्यू कैसे पूछें और उसके नोट मेकिंग कैसे की जानी चाहिए, है ना। तो आप वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है सीरीज़ का, है ना। तो आज के सीरीज़ में हम गवर्नेंस के ऊपर बात करने वाले हैं, है ना, उसको डिकोड करने वाले हैं। तो इसके सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे, फिर रिसोर्सेज देखेंगे, फिर इसकी स्ट्रेटजी देखेंगे और अप्रोच देखेंगे कि क्या होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे एस्पिरेंट जो केवल रिसोर्स के लिए वीडियो ओपन किए हैं, तो प्लीज़ वो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता कि वो डायरेक्ट जाके रिसोर्स देखें, क्योंकि मैंने ऐसी कोई चीज़ बताई ही नहीं है कि उसके लिए रिसोर्सेज काम के होंगे, है ना। जब तक वो पीवाईक्यू और सिलेबस को नहीं समझेगा तब तक उसको रिसोर्सेज क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है वो समझ नहीं आएगा। इसलिए जो भी एस्पिरेंट ये पूरा वीडियो देखते हैं वो पहले सिलेबस पीवाईक्यू जो मैंने अभी डिकोड किया है उसको अच्छे डिटेल में देखेंगे, उसके बाद समझ आएगा कि हाँ सर ने रिसोर्सेज कहाँ से बताए हुए हैं, तब उनको रिसोर्सेज समझ आएगा। यदि डायरेक्ट आप रिसोर्सेज देखेंगे इस वीडियो में जाके आगे तो आपको वो समझ नहीं आएगा, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि यार ये गवर्नेंस जो टॉपिक है वो किससे इंटरलिंकिंग करता है, एथिक्स से कैसे करता है और पॉलिटी से कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिलेबस में देखते हैं कि सबसे पहले कहाँ दिया हुआ है। तो सिलेबस में हमारे दिया हुआ है समान अध्ययन, सेकंड में शासन व्यवस्था। ठीक है, अब शासन व्यवस्था में देखते हैं हमारी 15 और 16 यूनिट में दिया हुआ है कि शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग, ऐसे करके ये दिया हुआ है ना। और 16 यूनिट में दिया है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। तो ये जो सिविल सेवाओं की भूमिका है ना लोकतंत्र में, मतलब 16 यूनिट अपनी, वो सेम एज इट इज़ कहाँ पे है, एथिक्स की हमारी 6 यूनिट में। लोक प्रशासन में सिविल सेवाओं के मूल्य, नीतिशास्त्र, स्थिति और उनकी समस्याएं हो गई। फिर ये वाला टॉपिक देख लो, शासन व्यवस्था 15 यूनिट वाला, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार। ये सेम एज इट इज रिपीट कहाँ पे हुआ है अपने एथिक्स में 6 और 7 यूनिट। अब जब भी या तो आप एथिक्स पढ़ रहे हैं तो आप उस एथिक्स के साथ आप गवर्नेंस पढ़ सकते हैं, या तो आप गवर्नेंस पढ़ रहे हैं तो आप उसके साथ 6 और 7 यूनिट पढ़ सकते हैं। तो ये ऐसा हमारा ये इंटरलिंक हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि यार पारदर्शिता और जवाबदेहिता के महत्वपूर्ण पक्ष वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपेयर करें तो किसकी, शासन व्यवस्था और नागरिक चार्टर की। तो आपको कब समझ आएगा, जब ये आप पीवाईक्यू डिकोड करेंगे। तो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ इसके बाद कि पीवाईक्यू कैसे डिकोड करना है ना। सबसे उसके पहले बताता हूँ कि सिलेबस को डिकोडिंग, सिलेबस कैसे डिकोड किया है मैंने, है ना। अब जैसे आपने शासन पढ़े, पहली यूनिट आपका क्या है, शासन एवं इसके विविध रूप, है ना। अब तो शासन में आपको पढ़ना क्या है, आखिर इसमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, आपको कोई डिकोड करके नहीं बताता है क्या इसमें पढ़ना क्या, बस शासन व्यवस्था दे देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है ना। तो देखो शासन में जैसे शासन दिया है तो शासन में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या, सुशासन होता क्या है, गुड गवर्नेंस, है ना। इसके बाद देखना पड़ेगा स्मार्ट शासन। इसके बाद फिर नैतिक शासन, वैश्विक शासन। जैसे वैश्विक शासन का ही क्वेश्चन उन्होंने 2013 या 7 में रिपीट किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ वाला। ठीक है, इसके आगे जब पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। फिर विकेंद्रीकृत शासन, कॉर्पोरेट शासन, ई गवर्नेंस क्या होता है, तो ये सब हम शासन वाली यूनिट में पढ़ेंगे। मतलब कौन सी, पहली यूनिट में, सॉरी 15वीं यूनिट में पहला टॉपिक हमारा शासन है। तो शासन में हम क्या करेंगे, ये सब पढ़ेंगे। जैसे देखो ये हो गया शासन व्यवस्था हमारा, तो इस शासन व्यवस्था में हम ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आता है हमारा कौन सा, पारदर्शिता व जवाबदेहिता, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें हम देखेंगे इसकी संकल्पना क्या है। फिर आरटीआई के बारे में देखेंगे, इसी में सिटीजन चार्टर के बारे में देखेंगे। फिर जन शिकायत निवारण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर सामाजिक लेखा परीक्षण, फिर विशेल ब्लोअर, फिर सिविल समाज, फिर जन सहभागिता। तो ये सब किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में, है ना। इसके बाद है फिर हमारा लोक नीति निर्माण व इसके कार्यान्वयन में, फिर इसकी संकल्पना देखेंगे, प्रक्रिया देखेंगे, फिर नीतियों का निर्माण। तो ये जितनी चीज़ मैंने लिखा है ना ये सब आपके नोट्स में होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, अपन ने सिलेबस तो देख लिया यार, चलो सिलेबस में हमारा दे दिया है पारदर्शिता व जवाबदेहिता। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, कोचिंग वाले तो शायद ये सब पढ़ा देंगे, पर जो सेल्फ स्टडी कर रहा है ये उसके लिए, जैसे पारदर्शिता व जवाबदेहिता है। अब ये तो हमारे सिलेबस में है, लेकिन इसके अंदर पढ़ना क्या है ये स्टूडेंट को नहीं पता होता। तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, आरटीआई पढ़ना है, सिटीजन चार्टर पढ़ना है, ये सब चीज़ें लिखी है ना, विशेल ब्लोअर वगैरह, सिविल समाज वगैरह, ये सब इसी में हमको पढ़ना है ना। तो इसके बाद फिर देखते हैं सिविल सेवा की भूमिका के बारे में। तो भूमिका क्या है, फिर इसके मुद्दे क्या हैं, फिर चुनौतियां देखना है। जैसे मैं आपको हर एक टॉपिक में बताता हूँ कि ये तो एसेंशियल है, ये तो हमको करना ही है, हर एक नोट्स में होना भी चाहिए। फिर इसकी तटस्थता के बारे में बात करेंगे, फिर सिविल सेवा की सक्रियतावाद के बारे में बात करेंगे,
ठीक है। फिर अभी जो मुद्दा चल रहा था कैडर पॉलिसी वाला, उसमें बात करेंगे। फिर लेटरल एंट्री के बारे में। तो ये सब आपके नोट्स में होने चाहिए ना। तो ये अपना सिलेबस का डिकोड हो गया कि आखिर हमको पढ़ना क्या है सिलेबस के अंदर अंदर में, है ना। अब देखते हैं इससे PIQ कैसे कैसे पूछे थे। अब PIQ की बात करते हैं यार, तो PIQ में देखो शासन व्यवस्था में क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताया था, देखो अभी वैश्विक शासन बताया था ना, देखो शासन के टाइप बताया था मैंने, नैतिक शासन, वैश्विक शासन, विकेंद्रीकृत, कॉर्पोरेट शासन, ई शासन। तो इन सब के बारे में आपके पास नोट मेकिंग होना इसकी। तो वैसे ही क्वेश्चन इसने पूछा वैश्विक शासन के ऊपर, ये देखिए ये वैश्विक शासन है ना 2007 में, ठीक है। फिर वैश्वीकरण का फिर राज्य प्रणाली और उसके संस्थाओं पर प्रभाव, ये फिर पूछ ले इसने ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो इस टाइप से आपका शासन व्यवस्था की PIQ पूछा हुआ है। अब ई गवर्नेंस के बारे में पूछा हुआ है। तो ई गवर्नेंस में सबसे पहले RTI के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा है ना, ये सूचना का अधिकारी हो गया। फिर सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा हुआ है। फिर इसने कहाँ पे पूछा हुआ है, ये यहाँ 2019 में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित परियोजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, ठीक है। इसके बाद फिर इसने डिजिटल क्रांति के बारे में पूछ लिया हुआ है। तो अब आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, जैसे अब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे मान ली ई गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, आगे ई गवर्नेंस में पढ़ना क्या है, तो इसमें अब पहले RTI के बारे में देखेंगे। अब RTI में भी क्या देखना है कि इसके उद्देश्य क्या है ना। उद्देश्य के बाद देखेंगे इनकी चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियों के बाद इनके समाधान में बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे इसके प्रभावी वाले कारक कहाँ कहाँ प्रभावी होते हैं, जैसे अब मैंने PIQ कभी देखेंगे प्रभावी कारक पूछा हुआ है ना। फिर ये डिजिटल क्रांति में किस तरीके से सहायक है, ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे RTI जो अभी हाल ही में अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन, उसके बारे में। तो इससे भी क्वेश्चन आया नहीं, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो ये सब सारी चीज़ें आपके इसमें नोट में होनी चाहिए। फिर इसमें एक तो ये वाला टॉपिक पूछ लिया। अब इसमें एक फिर क्या पूछता है, देखो कि ई शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं अपितु इससे अधिक सूचना के उपयोग मूल्य के क्रांतिक महत्व के बारे में है। तो ई गवर्नेंस जब पढ़ेंगे तो अपन इसका महत्व भी देखने वाले हैं, तो हमारे पास महत्व के ऊपर भी नोट होने चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी नोट मेकिंग होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं थर्ड वाले देखते हैं टॉपिक में, मतलब किसमें, नागरिक चार्टर में, सिटीजन चार्टर में। तो उससे क्वेश्चन 2 ही आए, 2018 में आया हुआ है और 2013 में आया है ना। तो इसमें भी क्या पूछा हुआ है, वो संगठनात्मक पारदर्शिता उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, कौन, नागरिक चार्टर, परंतु इसकी अपनी परिसीमाएं हैं, मतलब इसके लिमिटेशन के ऊपर पूछ लिया है ना। तो उसकी प्रभाविता के लिए उपायों को सुझाव दीजिए। देखो फिर वही बोला मैंने आपको कैसे कैसे नोट्स होना चाहिए। मान लो सिटीजन चार्टर पढ़े आपने, तो सिटीजन चार्टर के आपने लिमिटेशन देख लिए, उत्तरदायित्व देख लिए, पारदर्शिता के ऊपर देख लेंगे इसका। इसके बाद देख लेंगे इसके उपाय क्या क्या हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिया है इसके लिए, है ना। इस टाइप की आपकी नोट मेकिंग हो जाएगी इसकी। फिर पारदर्शिता एवं जाविदता और संस्थागत तथा अन्य उपाय जो सिलेबस में, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा है वो देख लेते हैं। जैसे 2005 में पूछा हुआ है, सत्यम स्कैंडल के बारे में पूछ लिया, मतलब करंट अफेयर के बारे में पूछ लिया हुआ था कॉर्पोरेट शासन में, है ना। कॉर्पोरेट शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुनिश्चित करने के लिए किए गए परिवर्तन कौन कौन से हैं, चर्चा कीजिए, है ना। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन होगा इसके। इसके बाद बात करते हैं लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, जो कि गवर्नेंस का मोस्ट IMP टॉपिक है ये वाला, है ना। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं। तो इससे क्वेश्चन है वो कैसे आए हैं, इसने पूछा हुआ है कि भारत में लोक सेवाएं तटस्थता और प्रभावशीलता, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, नोट में बताया था ना कि लोक सेवा में तटस्थता के बारे में आपके नोट होना। जैसे देखो ये सिविल सेवा की भूमिका हो गई और मैंने यहाँ तटस्थता लिखा है, तो यही तटस्थता के ऊपर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो जब आप पढ़ेंगे तो वो जो डायमेंशन मैंने डिकोड किया है सिलेबस का, उसको सामने रखेंगे और उसके अनुसार नोट्स बनाएंगे अपने, है ना। जैसे इसने पूछा ना, लोक सेवा में तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थी, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवा में कड़े सुधारों की आवश्यकता है, टिप्पणी करें। ये क्वेश्चन हो गया, है ना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका सिविल सेवाओं के बारे में। और इसके साथ मैंने जब भी स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसको अपन एथिक्स के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं, 6वीं और 7वीं यूनिट के साथ, जिसमें लोक प्रशासन के बारे में पूछा हुआ है ना। तो ये होगा इसके सिलेबस की डिकोडिंग, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि देखो मेरे नोट्स किस टाइप से बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे ये हो गया अपना सिलेबस, है ना, वो
पहला टॉपिक शासन एवं इसके विविध रूप। मैंने बता दिया क्या सरकार में हो गई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना। तो ये सब मैंने इस टाइप के नोट्स बनाया हुआ। जैसे शासन, अब शासन की डेफिनेशन लिखना है। अब इसको मेरे को इंट्रो में डालने काम आएगा कि नहीं वाला बताइए। अब शासन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, अब वर्ल्ड बैंक ने परिभाषा दी है कौन सी, सामाजिक आर्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग की क्षमता ही क्या कहलाती है, शासन। तो ये इस पॉइंट को मैं हमेशा इंट्रो में डाल दूंगा। अब गुड गवर्नेंस का पूछा तो गुड गवर्नेंस भी वर्ल्ड बैंक ने दिया हुआ है 99 गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, तो ये भी डाल दूंगा फ्री में वाला, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसके एलिमेंट कौन कौन से, यदि एलिमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए, इसके तत्वों के क्वेश्चन आए, तो राजनीतिक सत्ता का स्वरूप व प्रक्रिया जिसके माध्यम सामाजिक आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो, नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन के संबंध में सरकार की क्षमता में वृद्धि करता हो, तो ये हमारा गुड गवर्नेंस के ऊपर हो गया ये वाला, है ना। अब उसने क्वेश्चन में यदि वो भारत में सुशासन के ऊपर पूछ ले कि भारत में यार गुड गवर्नेंस कैसा है, तो अब दो तरीके से होता है। यदि अपन इंट्रो में लिख लिए क्या ऐतिहासिक संदर्भ में क्या था, फिर वर्तमान संदर्भ में क्या था। तो ऐतिहासिक संदर्भ बात कर ली क्या, राम राज्य था, फिर कौटिल्य शासन, कौटिल्यकालीन शासन व्यवस्था हो गई, ठीक है, जिसमें अर्थशास्त्र में बताया गया है प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, है ना, राजा प्रजा संबंध पुत्र की तरह होती है, राजा और उसका संबंध प्रजा का संबंध, तो इस टाइप के नोट्स बना लिए थे। वर्तमान संदर्भ में बात कर लिए तो इसके भी ऐतिहासिक संबंध बात कर लेंगे, 1992 की बात क्या था, फिर 1996 और 97 में क्या था, है ना। तो इसी प्रकार आप भी अपने नोट्स बनाइएगा। जैसे देखो इसमें बताया भारत में, अब गुड गवर्नेंस पढ़ ली अपन ने, गुड गवर्नेंस अपन ने उसके डेफिनेशन वगैरह देख ली जो कंट्रोल में काम आ जाएगी। उसके बाद देख लिया क्या इसने भारत में सुशासन हेतु कौन कौन से प्रयत्न किए गए थे। तो पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया गया था, आरटीआई लाया गया था, आरटीआई में सिटीजन चार्टर, विसल ब्लोअर एक्ट लाया गया था, सीवीसी लाया गया था, लोकपाल लोकायुक्त लाया गया था, मानवाधिकार का संरक्षण विकास पर पर्याप्त बल दिया था, जिसमें समावेशी विकास और समन्वय विकास के ऊपर बात की गई थी, फिर कारपोरेट शासन पर बल दिया गया था। तो इस टाइप के नोट्स हो गई है ना। अब इसकी बाधाएं, चुनौतियां, फिर कमियों के बारे में पूछा है, फिर आलोचना पूछा, तो आप ये डाल सकते हैं ब्रिटिश कालीन कानून, जैसे पुलिस एक्ट अभी तक है आला, तो आप इसको बता सकते हैं। अब इसको सुझाव में क्या देना चाहिए, इसको संशोधन करना चाहिए। तो यहीं पे इसकी चुनौतियां लिख लिया और यहीं पे मैंने इसके समाधान भी लिख लिया। अब जैसे इसमें देखो शासन में अभिजाति वर्ग के दृष्टिकोण, मतलब शासक, नौकर और जनता, है ना। अब बता दिए कि यहाँ पे स्वयं के हितों की प्राथमिकता व सार्वजनिक हितों की उपेक्षा की जाती है। फिर भ्रष्टाचार बता दिया, भ्रष्टाचार में जो भी करंट में डाटा आ गया, इंडेक्स आ गया, जैसे ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है, तो आपने यहीं पे इसको अपडेट कर लिए, है ना। फिर वोरा रिपोर्ट में बताई गई थी कि यार राजनेता, अधिकारी, माफिया, मीडिया गठजोड़ करती है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा करंट अफेयर। तो जब भी इसकी चुनौतियाँ लिखी वहीं पे इसके सुझाव भी आ गए, है ना। ये इनकी इतनी सारी चुनौतियाँ हो गई। फिर अब सुझाव, समाज में नैतिकता का विकास होना चाहिए, मूल्यधारित शिक्षा का विकास होना चाहिए, कठोर राजनीतिक इच्छा शक्ति सुधार होना चाहिए, है ना। फिर यहीं पे अपन ने जो स्मार्ट शासन के बारे में बताया था, तो स्मार्ट शासन के बारे में लिख लिए। इसके बाद फिर एथिकल गवर्नेंस हो गया, वैश्विक शासन के बारे में लिख लिए। तो इस टाइप के आपके नोट्स होने चाहिए, है ना। जैसे ये हो गया आपका कौन सा, वैश्विक शासन जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, फिर मानवीय शासन, जितने मैंने शासन के टाइप बताए थे ना सिलेबस के, वो सारे टाइप यहाँ पे हो गए, है ना। ई गवर्नेंस के, अब देखो ई गवर्नेंस के बारे में पूछा तो ई गवर्नेंस की उपयोगिता के बारे में मैंने लिख लिया, क्या क्या उपयोगिता होती है ना। और उसके बाद मैंने प्रबंधन सूचना पद्धति के बारे में बता दिया जो पूछा हुआ था इसने। उसके बाद फिर भारत में ई शासन कैसा है, तो ई शासन का इंट्रो में करना है। इंट्रो मेरे पास ये वाला चीज़ है तो मैं ये इंट्रो में से डाल दूंगा। फिर इसके स्तंभ पूछ लेगा तो ये स्तंभ हो गए कौन कौन से इसके पैरेलल हैं, ठीक है। ब्रॉडबैंड हाईवे हो गया, सभी को मोबाइल आवश्यक, इंटरनेट, ई साधन से शासन में सुधार, रोजगार हेतु आईसीटी का प्रयोग। फिर इनकी सीमाएं, लिमिटेशन के ऊपर पूछ लिया। जैसे हमने देखे थे क्या लिमिटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है वो सूचना अधिकार में, तो हमने इसमें भी लिमिटेशन डाल दी क्या सीमाएं कौन कौन सी, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव या सक्षम नहीं है। टू द पॉइंट, जैसे मैं प्रोग्राम लाया हूँ ना आंसर राइटिंग वाला, तो उसमें लोग क्या कर रहे हैं कि जो जिस टाइप के उन्होंने नोट्स पढ़े हैं वो नोट्स को पूरा याद कर रहे हैं वो, ठीक है, और लिख नहीं पा रहे हैं क्या टू द पॉइंट। तो आप लोग हमेशा ट्राई करिएगा कि अपने जो नोट्स हैं ना उसको टू द पॉइंट बनाइएगा, ठीक है, ताकि आप जब आंसर लिखें तो आंसर आपको हमेशा टू द पॉइंट आए। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा इनकी सीमाएं के बारे में, तो मैं सीधे लिखूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, ना कि मैं यहाँ पे और 4-5 चीज़ डाल के लिख दूंगा, है ना। फिर वित्तीय साधनों की सीमाएं, भ्रष्टाचार, वोरा रिपोर्ट का प्राधिकरण, ये सब डाल दूंगा। फिर सुझाव में पूछो तो इसी वो सुझाव डाल दूंगा। सुझाव में यदि पूछ ले तो क्या करें, इसका अपोजिट डाल दो, है ना। अब जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे कई बार लिख लेता हूँ मैं, अलग अलग जगह से मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्या स्मार्ट शासन का पूरा क्या है, टिप्पणी कीजिए, ये क्वेश्चन हो जाते हैं इसके। तो इस टाइप से मेरी पहली यूनिट हो जाती है। अब ये पारदर्शिता के ऊपर हुआ तो पारदर्शी के ऊपर, जवाबदेही के ऊपर, ये मैंने इस टाइप के नोट्स बना लिए। तो आप लोग भी इस टाइप के नोट्स बना लीजिएगा, है ना। जैसे नोट्स कैसे बनाना है वही बताया मैंने, सीमाएं के ऊपर बनाना है, प्रभाव पूछना है, फिर प्रयत्न जो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, तो ये सब आपके नोट्स में होना चाहिए, वो भी टू द पॉइंट। ऐसा नहीं उनको बल्कि बना के लिखना है, नोट्स को और नोट्स बनाना है उसके, है ना। ये आरटीआई के नोट्स हो गए, प्रभाव हो गई, सीमाएं हो गई, फिर अमेंडमेंट ये 2019 में आया था, तो इस टाइप के आप कर सकते हैं सिटीजन चार्टर, ठीक है।
ये सिविल सेवाओं की भूमिका हो गई। फिर उनकी चुनौतियों के बारे में बता दिया था, इनके सुझाव बता दिया था, है ना। फिर भारत में तटस्थता जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसके ऊपर ही नोट्स बना लिया था। समीक्षा की तटस्थता तो ये हो गई, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट बनाया हूँ मैंने, ना कि मैंने उनको बल्कि किया, मेरे को याद करने में भी ईजी होगा और उनको रिवाइज करने में भी ईजी होगा। ठीक है, तो आई होप आपको नोट्स कैसे बनाना है और सिलेबस को कैसे डिकोडिंग करना है ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी रिसोर्सेज की। अब रिसोर्स क्या मैं बता नहीं सकता, क्योंकि देखो कुछ भी स्पेसिफिक बुक नहीं है इसके लिए कि आप गवर्नेंस की एक बुक आ गई या फिर किसी ने पढ़ा दिया वहाँ से पढ़ लो। हर एक टॉपिक का अलग अलग है। जैसे सूचना RTI आप कहाँ से पढ़ेंगे, आप यदि गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, पर उसमें से करना क्या है वो कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलेगा हमको PYQ से, इसलिए PYQ इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा इसको मैंने कहाँ से किया है, इसको सेकंड IRC से किया। आप सेकंड IRC में कौन कौन सी रिपोर्ट पढ़ना है आपको, 1, 9, 11, 12 पूरी नहीं पढ़ना है आपको, 1, 9, 11 और 12 पढ़ना है ना, जिसमें से 12 सबसे ज़्यादा IMP है, क्योंकि इसमें नागरिक केंद्रित प्रशासन दिया हुआ है ना। अब 11 में क्या दिया हुआ है, ई-गवर्नेंस हमारे सिलेबस में, तो हमने यहाँ से 11 से पढ़ ली है ना। 9 में क्या पढ़े, NGO और SHG के बारे में, जो हमें सोशल इशू में पढ़ेंगे, है ना। अब RTI क्या दिया है 1 में, तो जो नोट्स हैं आपके वहाँ यहाँ से आप कंसाइज वे में बना सकते हैं, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं कि यार नेट का कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो नेट का आप देखिए कि india.government. में डाल सकते हैं कि सिटीजन चार्टर के बारे में, फिर RTI विसल ब्लोअर एक्ट के बारे में, है ना। फिर PRS का हेल्प ले सकते हैं कि PRS इंडिया में भी उन्होंने अच्छा बताया हुआ है ना। और यदि ये भी नहीं बन रहा तो विजन IAS के जो मटेरियल होता है ना वैल्यू एडेड वाला, अब उससे भी काम कर सकते हैं, पर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बल्कि बना दिया। आप उससे भी टू द पॉइंट नोट्स बनाइएगा, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी आंसर राइटिंग में, है ना। इसके बाद स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो स्ट्रेटजी में वही सबसे पहले हर एक टॉपिक के टू द पॉइंट नोट्स बनाइए आपके, है ना। उसके बाद फिर इसको इंटरलिंकिंग करके कर लेना, क्या एथिक्स के साथ और पॉलिटिक्स के साथ, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया हूँ। फिर 10 दिन से ज़्यादा देने का टॉपिक नहीं है ऐसे, हर एक टॉपिक का आप टू द पॉइंट बनाओ। जैसे आपने ई शासन पढ़े, ई शासन की सीमाएँ, इसके उपाय, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, ये ख़त्म कर दिया आपने, टू द पॉइंट लिख के ख़त्म, टॉपिक ही ख़त्म वाला। इसके बाद आपने उठाए RTI के बारे में लिखे 4-5, उसके क्या क्या डायमेंशन है, ख़त्म। तो ये सब चीज़ आपको 10 दिन में ज़्यादा नहीं करनी है ना, कि आप गवर्नेंस ही लेके बैठ गए हैं 1 महीने तक कर रहे हैं गवर्नेंस को ही। 10 दिन में आप इसको फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, और सिलेबस को कैसे डिकोड किया है मैंने, और PYQ में कैसे क्वेश्चन पूछे, है ना। और यदि कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इससे संबंधित नोट्स वगैरह चाहिए या फिर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।